स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार भूगोल की इस श्रृंखला में। आज हम इस क्लास में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के सामान्य परिचय को ही इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियों को देखेंगे। तो जैसा कि हम जो है भारत भूगोल की श्रृंखला को शुरू किए थे, जिसमें हम भारत भूगोल के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको, यानी पर्वत, पठार, मैदान, तट और नदियों को, जो हिमालयन नदी तंत्र है उन नदियों को देख चुके हैं। हिमालयन नदी तंत्र में मुख्यतः 3 नदियों को पढ़ते हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ते हैं। आज जो हम हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमने पहले इस क्लास के पहले क्या पढ़े थे, उसका थोड़ा मोटे तौर पर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियों की जो विशेषताएं हैं उसको हम इससे पहले एक क्लास में देख चुके हैं। उसी को हम शार्ट तरीके से पढ़ लेते हैं। जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदियां हैं वो अपनी वृद्धावस्था में हैं। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदियां हैं उनमें जल कम होता है, यानी जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदियां हैं वो केवल मौसम से ही जल को प्राप्त करती हैं, मौसमी में ही रहती हैं। और जो हिमालयन नदी तंत्र है उसमें पूरे वर्ष जो होता है पानी का प्रवाह रहता है, पानी का भराव। और जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनमें मौसम विशेष में नदी में जल स्तर बढ़ा रहता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है। और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो अपनी वृद्धावस्था में हैं, और जो हिमालयन नदियां हैं वो अपनी युवावस्था में हैं। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो मतलब उनमें वेग कमी होने के कारण मुख्यतः डेल्टा का निर्माण करती हैं और गार्ज का निर्माण नहीं कर पाती हैं। और जो हिमालयन नदियां हैं वो गार्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी, वाटरफॉल, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो इसी को इस श्रृंखला में हम आगे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है प्रायद्वीपीय नदी नदियों को 2 शाखाओं में पढ़ते हैं। एक अरब सागर के में गिरने वाली शाखाओं को, और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली शाखाओं को। तो इसी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग इसका नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा नोट्स है और हमने इसे कई टॉपिकों से लिया है, कई किताबों से। बहुत ही अच्छा नोट्स है जिसमें हम पढ़ चुके हैं। अब आगे कुछ पढ़ते हैं। जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देख सकते हैं, इसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एक एक नदी के बारे में, इसकी हम विशेषताएं पढ़ चुके हैं। तो अब हम एक एक नदी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ऊपर हम जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र की जो विशेषताएं हैं उसे हम पढ़ चुके हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ही इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, याद हो जाएगा देखते देखते। तो अब हम जो है महानदी तंत्र को पढ़ेंगे। पहले बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। जैसे बंगाल की खाड़ी में भारत को बनाएं, प्रायद्वीपीय भारत, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो इधर जो हम पढ़ेंगे अब नदियों को, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। एक शाखा इधर गिरती है बंगाल की खाड़ी में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, और एक शाखा जो है वो हमारी अरब सागर में गिरती है। तो अब हम पढ़ेंगे जो
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं उनको पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखें तो पहले हम देखें महानदी तंत्र को। जैसे महानदी जो है, महानदी तंत्र नदी तंत्र किसे कहते हैं? जैसे नदी, एक जो मुख्य नदी है उसकी जो सहायक नदी हैं और उसकी भी उप सहायक जो नदियां हैं वो सब अपना एक जाल बनाते हैं, उसी को तंत्र कहते हैं। तो अब हम महानदी तंत्र को पढ़ेंगे। महानदी का पहले देखेंगे। अब हम ये जान लें कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ रहे हैं। दो शाखाएं जैसे हैं, तो एक अरब सागर में गिरेंगी और एक बंगाल की खाड़ी में। तो अब हम बंगाल की खाड़ी में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो गिरती हैं उन्हें पढ़ेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब महानदी का उद्गम देखें हम तो सिंहावा जो जिला है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में सिंहावा डिस्ट्रिक्ट, वहीं से इसका उद्गम होता है। मुहाना अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए 851 किलोमीटर तक बहती है। तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। सिंहावा डिस्ट्रिक्ट एक जिला है, वहाँ से अगर ये नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, गिरती कहाँ है, तो उसको मुहाना कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत ये है तो छत्तीसगढ़ है, मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ है, तो यहीं से निकल कर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और डेल्टा का निर्माण बनाती हुई। ठीक। अब इसकी सहायक नदी की बात करें जो महानदी है, तो बाएं तरफ से कुछ नदियां मिलती हैं, कुछ दाएं तरफ से मिलती हैं। तो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं जो जोंक का है, ओंग है, तेल हैं दाएं तरफ से। और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां शिवनाथ, हसदेव, मुंड और ईब तेल जो इसकी हैं जो सहायक नदियां जो हैं। अब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को एक बार फिर से देख लें, अच्छा सा लिखा है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है जो दो शाखाओं में गिरती है, जैसा कि हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसे। अरब सागर में गिरने वाली है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। भारत का अपवाह तंत्र नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों से होता है। भारत में जो नदियों का अपवाह है वो भौगोलिक आकृतियों, जैसे कोई पर्वत है, कोई पठार है, कोई भ्रंश है, तो वो जो है नदी का जो तंत्र है उसको नियंत्रित करता है, नदी के प्रवाह को। तो जो है वो भौगोलिक आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, भ्रंश हो गया, ये सब उसके नियंत्रण करती हैं उनके प्रवाह को। जैसे विंध्य पर्वत उत्तर में और दक्षिण भारत की जो नदियों हैं उनके बीच जल विभाजक का काम करती है। जैसे जो विंध्यांचल है, अगर हम मोटे तौर पर भारत के मैप को बनाए हैं, जैसे बन गया, तो जो विंध्यांचल रेंज है ये उत्तर भारत की नदियों को, जो उत्तर में गिरती हिमालयन नदी तंत्र को, और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं इनको जल विभाजक का काम करती हैं। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों और जो हिमालयन नदी तंत्र जो नदियां हैं उनके बीच के अंतर को देख लेते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं चौड़ी हैं, उथली हैं और लगभग संतुलित रहने वाली हैं। तो उथली हैं क्योंकि उथली मतलब उनकी गहराई कम है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो अपने प्रवणावस्था में हैं, कुछ नदियां तो वृद्धावस्था में भी हैं। तो जो प्रवणावस्था में हैं तो नदियां प्रवणावस्था में अपने तली को गहरा नहीं कर पाती। जैसे नदियां बहती हैं प्रवणावस्था में तो अपने जो घाटी है उसको गहरा नहीं कर पाती हैं, वो अपने पार्श्व मतलब किनारे वाले भाग का ही अपर्दन करती हैं। तो इसीलिए वो जो हैं चौड़ी हो गई हैं पार्श्व अपर्दन के कारण, उथली हैं क्योंकि अपनी तली को गहरा नहीं कर पाती और लगभग संतुलित अवस्था में हैं। फिर उसके बाद में हिमालय नदी की तुलना में अधिक पुरानी है। हिमालय नदी है जो वो युवावस्था में अभी हैं, क्योंकि उनमें ढलान है और ऊंचाई से आती हैं, उनमें जल अधिक होने के कारण उनमें वेग अधिक होता है, और जिससे वह अपनी युवावस्था में है और अपने घाटी को गहरा करके गार्ज जैसे कैनियन अभी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं।
वहीं पर जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अपने पार्श्विक अपरदन को करती हैं, उथली हुई हैं। तो अब हम प्रवणावस्था में हैं, जो हैं हिमालयन नदियां हैं वो युवावस्था में हैं और ये प्रवणावस्था में है। अनुवर्ती नदी और पूर्ववर्ती नदी को पहले हम जान लेते हैं। जैसे इसको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदी को हम बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं, जब नदी तंत्र को पढ़ रहे थे। आज हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं अनुवर्ती नदी और पूर्ववर्ती नदी। अनुवर्ती नदी उसे कहते हैं जो अपनी ढाल का अनुसरण करते हुए बहती हैं, जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका अनुसरण करते हुए बहती हैं, उनके समान बहती हैं। जैसे अब हम बता दें कि जो अनुवर्ती नदियां हैं, जैसे ये कोई ढाल है, ये कोई तट है, तो इसका इधर है, एक सेकंड, जैसे ये कोई पर्वत है, ठीक। अब हम अनुवर्ती नदी को बता रहे हैं। जो अनुवर्ती नदियां हैं जैसे ऐसे बह रही हैं, ऐसे, तो इसका ढाल इधर होने के कारण तो ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ये ढाल का अनुसरण करते हुए बहेंगी। अनुवर्ती नदियां हैं जो ढाल के सहारे बहती हैं। और जो पूर्ववर्ती नदी है, तो पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं जैसे वो पहले से ही बह रही है। जैसे ये मान लीजिए गंगा नदी बह रही है, फिर उसके बाद में कोई उत्थान हो गया है पर्वत का बीच में, जैसे हिमालय का उत्थान हो गया है, ये सिंधु नदी है मान लीजिए, तो सिंधु नदी है, तो इसका जो उद्गम है वो इसका जो उद्गम है वो हिमालय से पहले का है, तो इसलिए इसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। और पूर्ववर्ती जो नदियां हैं वो उन्हीं रूट को फॉलो करेंगी जिससे वो पहले बह रही थी। तो जो पूर्ववर्ती नदी हैं इनको काट कर उसी मार्ग में बहेंगी जिस मार्ग में वो पहले ही बहती रहती थी। तो जैसे ये नदी बह रही है पहले से, फिर उसके बाद में प्लेटों के टकराव के कारण वलन पड़ गया तो ये उठ गया, तो फिर नदी ना कि इधर से बहेंगी, नदी इधर से नहीं बहेंगी, नदी इसी को काट कर इसी को पे अपने रास्ते को चुनेंगी, तो इसे पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। और जो हिमालयन नदियाँ हैं जो मुख्यतः ऐसी ही नदियाँ हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। और अनुवर्ती नदियाँ जो हैं, जैसे अनुवर्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत हम मनाएं, तो जो ये पश्चिमी घाट है ये टिल्ट है, किधर मतलब किधर झुका है, ये है पश्चिम पूरब की तरफ झुका है। तो ये जो नदियां हैं ढाल का अनुसरण करती हैं, इधर प्रवाहित होती हैं। और जबकि अरब सागर में जो है जो नदी इधर पड़ता है, इधर न होने के कारण इधर प्रवाहित होती हैं। तो ये अनुवर्ती नदी हैं जो ढाल का अनुसरण करती हैं, और पूर्ववर्ती नदियां हैं जो पहले से ही हैं, वो ढाल का अनुसरण न करते हुए जिस मार्ग पर वो पहले ही बह रही थी उसी मार्ग पर उसको काट कर चट्टानों को उसी मार्ग पर बहेंगी। पश्चिमी घाट जल विभाजक है, अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती हैं, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां हैं जो अपवाद के रूप में मानी जाती हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती हैं, जो हम पहले ही देख चुके हैं। नदियां गर्मी में लगभग निश्चित यू आकार की घाटी में बहती हैं। नदियों का मार्ग जो है वो यू आकार की घाटी में बहती हैं लगभग। यू आकार की घाटी किसे कहते हैं, अब हम इसे थोड़ा सा देख लें। यू आकार की घाटी मुख्यतः दो कारणों से बनती है, एक ग्लेशियर से बनती है और एक जो है वो नदियों के द्वारा ही बनती है। जैसे बी आकार की ये घाटी नदी जैसे नदी बह रही है घाटी में, तो वो अपने तली को गहरा करके बी आकार के घाटी का निर्माण करती है। और जो जब नदियाँ युवावस्था में बी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, फिर जब प्रौढ़ावस्था में नदियाँ पहुँचती हैं, तब वो अपने पार्श्व अपर्दन यानी किनारे का अपर्दन करती हैं। तो ये जो है प्रौढ़ावस्था में नदियाँ अपने ऐसे ऐसे इसका अपर्दन करते हुए इसका, तो वो यू आकार के शेप का निर्माण कर लेती हैं।
उसी प्रकार जो हैं ग्लेशियर उसी वी आकार की घाटी में अपने जो ग्लेशियर हैं उन्हीं को इकट्ठा करके यू आकार की शेप ले लेती हैं। तो ऐसे वी आकार की घाटी से ही यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो अब हम लगभग पढ़ चुके हैं। उद्गम से लेकर मुहाने तक कठोर चट्टानों में प्रवाहित होती हैं। अब ये भी बात है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है प्रायद्वीपीय भारत है वो सबसे पहले बना है। वो सबसे प्राचीन माना जाता है जो भूमि है, और जो हिमालयन है वो बाद में बना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 33 सागर था। उसी के बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट में आपस में अभिसरण होने के कारण उसका हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद में उत्तर के विशाल मैदान का हिमालय से आने वाली नदियों के अफवाह के मलबे के इकट्ठा होने से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो वो मुलायम चट्टानें हैं, और जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानें हैं वो कठोर हैं। तो इसी के कारण भी इस पे प्रभाव पड़ता है जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की। उसी को जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, सदा नीरा ना होकर यानी पेरिनियल ना होकर अधिकांश नदियां जो हैं जो मौसमी हैं। सदा नीरा उसे कहते हैं जो थ्रू आउट ईयर यानी पूरे वर्ष जल भरा रहता है। अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को भी थोड़ा सा इसमें हम लिए हैं, कुछ इसमें भी इसे देख लीजिए। अभी हम एक एक नदी को देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हिमालयन नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र अधिक पुरानी है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, बहुत ही अच्छा है अगर आपको आवश्यकता है तो। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं प्रवणावस्था में वह नदी घाटियों को चौड़ा करती हैं। उथला होना इसका प्राचीन होने का परिणाम है। जैसे बिल्कुल अगर ये वृद्धावस्था में और प्रौढ़ावस्था में है तो नदियां जाहिर सी बात है कि ये प्राचीन नदियां हैं। जैसे हम लोग युवावस्था में आते हैं, पहले शैशवावस्था में, फिर युवावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में। तो ऐसे जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की वो पुरानी हो गई हैं, तो वो वृद्धावस्था में है यानी प्रौढ़ावस्था में है, फिर उसके बाद में वृद्धावस्था में चली जाएंगी। तो वो अपने घाटी को ना गहरा करके अपने पास अपने किनारे को ही चौड़ा करती हैं। तो इसीलिए वो उथली हैं, और उथली होने के कारण इसे माना जाता है कि प्राचीन नदियां होने का परिणाम है, यानी पुरानी नदियां हैं जो। अब प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियों को देखें हम तो देख सकते हैं महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर नदियां जो हैं जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय के उत्थान के साथ नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटियों में निर्माण हुआ। अब इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिमालय के उत्थान यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये है, और ये यूरेशियन प्लेट है। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट, ये यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया का जो प्लेट है। तो ये जाकर यहाँ पर टकराने के बाद में ये यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो गया अभिसरण के कारण, वलन पड़ने के कारण। और जो बीच का भाग था इसमें क्रैक आ गया, तो इसमें दरार आ गए, तो ये इतना भाग बीच से भ्रंश का निर्माण होगा, और इसी में भ्रंश घाटी में नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, चार्ट में बताया है। तो अब हम प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं, वह महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नर्मदा ताप्ती नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये भी याद रखिएगा। नदी तल की कठोर चट्टानें अल्प जलोढ़ जो है निक्षेप के कारण इनके मार्ग सीधे या रेखीय होते हैं।
फिर उसके बाद में नदी प्रवणावस्था में जैसे हम पढ़ चुके हैं। जलोढ़ उसे कहते हैं जहाँ नदी का जल हमेशा बहता है और नई मिट्टियाँ लाकर इकट्ठा करती रहती हैं, तो उन्हें जलोढ़ कहते हैं। पुरानी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर होती है, एक बांगर होती है। जो खादर होती है वो नई जलोढ़ है और जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ है। जैसे जलोढ़ को हम बता दें, जैसे नदी कोई बह रही है तो नदियाँ का जल यहाँ तक अगर जाता है नदी के अफवाह के स्वरूप, तो यहाँ पर नदियाँ अपने नई नई मिट्टियों को इकट्ठा करती हैं। फिर उसके बाद में इसे नई मिट्टी कहते हैं। और जब नदी का जल यहाँ तक ना आकर एक बार यहाँ आई थी, तब यहाँ नवीन जलोढ़ था। फिर उसके बाद में दोबारा जब नदियाँ वहाँ तक नहीं बह पाती हैं उनका विस्तार, तो ऊपर वाले क्षेत्र एक मिनट हम बता दे रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जलोढ़। जैसे ये कोई पर्वत है, पर्वत से नदियाँ निकली, फिर उसके बाद में नदियाँ ऐसे प्रवाहित हुई। फिर उसके बाद में जलोढ़ पंख का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद में जलोढ़ संघ को कह देते हैं इसको। फिर उसके बाद में हम तो अब हम देख लें, जैसे ये नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें जल अधिक होने के कारण इसका जो फ्लो होता है वो तट के पार आ जाता है। मैदानी भाग में इसका जल मैदानी भाग में जल आने के कारण जो नई मिट्टियाँ होती हैं, जो निक्षेपण करके लाती हैं मिट्टियाँ अपर्दन करके, तो यहाँ पर पास में इकट्ठा कर देती हैं। तो ये बाढ़ का पानी जो होता है वो हमेशा यहाँ पर पहुँचता रहता है, तो इसे नवीन जलोढ़ कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ जो है, जो यहाँ पर कभी नदियाँ प्रवाहित होती थी, कभी कभी जो जल का पानी यहाँ पर नदी के जल का यहाँ पर आते रहते हैं, तो ये पुरानी जलोढ़ है। पहले नवी जलोढ़, फिर उसके बाद में पुरानी जलोढ़ होती है। तो अब हम आगे चलकर देख लेते हैं। प्रवाहित होने देखो, पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानें से होकर बहती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। इस कारण ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में ही गिरती हैं, तो चट्टान कठोर होने के कारण, एक तो चट्टान कठोर होने के कारण वो अपर्दन नहीं कर पाती हैं, और अपर्दन नहीं कर पाती हैं तब वो अवसाद को नहीं बना पाती हैं। तो अवसाद को नहीं बना पाती हैं तो वो निक्षेपण का कार्य नहीं कर पाती हैं, और रास्ता एक तो कम दूरी पर तय करना होता है, तो इससे वह डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं और वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जैसे कि हम शार्ट तरीके से देख लें 1 मिनट में, तो जैसे जो इधर नदियाँ हैं, पश्चिमी घाट ये है, एक सेकंड, ये पश्चिमी घाट जो है, तो ये पश्चिम से ही निकलती हैं और पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में आती हैं। तो इनका ढाल अधिक होने के कारण ये कठोर चट्टानें हैं, तो इनका वेग भी कम होता है, क्योंकि नदियाँ में अवसाद कब आता है, जब वो मैदानी भागों में लंबी दूरी तक तय करती हैं अपने रास्ते को, तो उनमें अवसाद आता है और अवसाद के कारण ही उनमें डेल्टा का निर्माण करने के गुण आते हैं। और ये जो नदियाँ हैं कम दूरी तय करती हैं और इससे डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वो भी समुद्र में डेल्टा का गिर जाने के बाद में उसे ही एस्चुरी कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं। वृक्षाकार अपवाह तंत्र को किसे कहते हैं? जैसे ये नदी है, तो इसमें एक नदी सहायक नदी है, सहायक की भी सहायक नदी है, फिर एक नदी इधर से आकर मिल गई, एक नदी इधर आकर मिल गई, फिर एक नदी इधर आकर मिल गई, इधर आकर मिल गई। तो ये पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, उसी के आकार के रूप में नदियाँ आपस में मिलती रहती हैं। तो आज हम
प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का दूसरा क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं। अभी 2 या 3 वीडियो इसकी और आएंगी, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी काफ़ी बड़ा है। इसमें एक एक नदियों को भी अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर हम समझते हुए ना पढ़ें तो एक ही क्लास में शायद 1 घंटे में पूरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को कवर कर लेंगे, लेकिन हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो अभी तक हमने प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की विशेषताएं और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हें देखे हैं। अभी हम जैसे देखेंगे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सब नोट्स के तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि हम कई बार बार दोहराते रहते हैं कि क्लास में ही याद हो जाए सारी बात। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में इतनी नदियों को पढ़ेंगे, और जो उसके बाद में अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो इतनी नदियां हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब उस पर परियोजनाएं, जैसे अब नदियों को एक एक नदी को देखेंगे, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वैसे हम आज इतनी क्लास में वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और हम भारत भूगोल की श्रृंखला को शुरू किए हैं, जिसमें हम लगभग में आधे से ज़्यादा भारत भूगोल की श्रृंखला को कवर कर चुके हैं। अभी तक हमने भारत के भौगोलिक प्रदेश यानी पर्वत, पठार, मैदान, तट और जो द्वीप हैं उनको पढ़ चुके हैं। अब हम नदियों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हिमालय नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी काफ़ी बड़ा है। इसमें कई नदियां हैं जिनको पढ़ना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैप के माध्यम से और जो समझा सकता हूँ उसके माध्यम से और नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो बने रहिए हमारे साथ भारत भूगोल की श्रृंखला में। धन्यवाद।